Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. So next, continuing the series, we have the periapical granuloma. Periapical granuloma का ये मतलब होता है कि हमारा acute periodontitis चल रहा था, अब वहाँ पे हम लोगों का जो है कि जो भी हमारा इरिटेंट था हम उसको रिमूव नहीं कर पाए या किसी भी वजह से वो रह गया वहाँ पे। अब वहाँ पे एक ग्रैन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे होगा? हमारे पेरीअपाइकल रीजन में, इसीलिए हम इसको पेरीअपाइकल ग्रैन्युलोमा कह रहे हैं। इसको हम लोग क्रोनिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। ओके, वी हैव द क्रोनिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस को हम लोग पेरीअपाइकल ग्रैन्युलोमा भी कहते हैं। ओके, तो अगर हम कह रहे हैं अगर एक्यूट को हमने अनट्रीटेड लेफ्ट कर दिया तो इट टर्न्स इनटू क्रोनिक। डेफिनेटली डेफिनेशन इसकी ये है, ये एक लोकलाइज्ड मास ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू है अराउंड द रूट अपेक्स ऑफ नॉन वाइटल टूथ। डेफिनेटली हमारा टूथ तो नॉन वाइटल हो चुका है, वो तो हमारा क्रोनिक पल्पाइटिस में ही हो गया था, विच डेवलप इन रिलेशन टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। क्योंकि अब हमारा जो रीज़न है वो डायरेक्टली इन्फेक्शन ही है, क्योंकि और जो बाकी हमारे इरिटेंट थे या फिर हमारा हाई पॉइंट था या फिर हमारा रेस्टोरेशन था वो सब हम ठीक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा नहीं जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि हम इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें, सो एज द पल्प इज डेड, पल्प तो हमारा डेड हो चुका है, फॉलोइंग एन इन्फेक्शन एंड इरिटेशन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्यूलर रिएक्शन। अब वहाँ पे सेल्यूलर रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक जो है कि हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस काम में। देखो, यही हमारी बात है यहाँ पे, ये हमारा इन्फेक्शन है, पल्प पूरा डेड हो चुका है। ठीक है, टूथ है नॉन वाइटल। नीचे वाले पार्ट में इससे पहले हम लोगों का यहाँ पे सिर्फ ऐसी ही इन्फेक्शन था, स्वेलिंग थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपाइकल ग्रैन्युलोमा बन चुका है। ग्रैन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं पेरीअपाइकल ग्रैन्युलोमा में, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने ये मेंशन करा है अलग से। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जो कि नॉन हीमोलाइटिक होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एल्बिन्स, न्यूमोकोकाई और इकोलाई। दिस शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू ऑल। स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एल्बिन्स एंड न्यूमोकोकाई एंड इकोलाई। अगर हम लोग अब बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स की ये बात है कि जो इन्वॉल्व टूथ है उसमें क्या दिखेगा हमें, उसमें हम देखेंगे कि भैया उसमें सेंसिटिविटी टू परकशन होती है। क्यों हो रही है? ड्यू टू एडेमा, हाइपरेमिया एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपाइकल लिगामेंट। अपाइकल लिगामेंट में एडेमा भी हो रहा है, हाइपरेमिया भी हो रहा है और इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे सेंसिटिविटी टू परकशन भी दिख रहा है। जो इन्वॉल्व टूथ है वो स्लाइटली इलोंगेटेड है सॉकेट से, ये हमारा उसमें भी था। एक्यूट पेरियोडोंटाइटिस में भी यही सेम बात थी कि वो इलोंगेटेड है स्लाइटली अपने सॉकेट से। क्यों? क्योंकि सॉकेट में जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा जो है कि वहाँ पे और भी मटेरियल डिपॉजिटेड है, इसी वजह से जो इन्वॉल्व टूथ है वो टेंडर दिखाता है ऑन परकशन एंड प्रोड्यूसेस अ डल साउंड रादर देन अ नॉर्मल मेटालिक साउंड। नॉर्मल टूथ की जो साउंड होती है वो मेटालिक होती है, लेकिन यहाँ पे कैसी साउंड होती है? डल साउंड होती है। और अगर हम बात करें कैसा पेन होता है, माइल्ड पेन होता है। डेफिनेटली ये क्रोनिक है तो पेन कैसा होगा? माइल्ड होगा। इरिटेशन ऑन चूइंग द सॉलिड फूड। ठीक है, नेक्स्ट है पेरीअपाइकल ग्रान्युलोमा इन्वॉल्व टूथ में बी एसिम्टोमेटिक। टूथ जो है हमारा वो एसिम्टोमेटिक होगा। क्यों इन्वॉल्व टूथ हमारा एसिम्टोमेटिक होगा? क्योंकि जो है कि वही बात हो गई कि हमारे काफ़ी लंबे समय से इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसी वजह से जो इन्फेक्शन है और जो हमारा टूथ है वो कैसा रहेगा? एसिम्टोमेटिक होगा। नो बोनी परफोरेशन अंटिल देयर इज़ एक्यूट एक्सैसरबेशन। कोई बोनी परफोरेशन अभी तक हुआ नहीं है यहाँ पे, यानी कि एल्वेलर बोन अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जो है कि यहाँ पे एक्यूट एक्सैसरबेशन नहीं हुआ। एक्सैसरबेशन का ये मतलब होता है कि एक्यूट पार्ट और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन उसकी। अगर हम लोग इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर की बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि ग्रैन्युलेशन टिश्यू प्रेजेंट होगा। ग्रैन्युलेशन टिश्यू विच इज़ शोइंग, हम लोग देखेंगे कि जो है कि ग्रैन्युलेशन टिश्यू में हमारे पास क्या क्या देखने को मिलेगा। हम लोग देखेंगे वही इन्फ्लेमेटरी सेल्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। ग्रैन्युलेशन टिश्यू में क्या दिखेगा? प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट देखेंगे, एंडोथेलियल सेल्स देखेंगे और इमेच्योर ब्लड वेसल्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिलेंगे। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिलेंगे, वो तो हमें पता ही है क्या क्या है। मैक्रोफेजेस हैं, प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स हैं। ऑल्सो वहाँ पे एपिथेलियल आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। एपिथेलियल आइलैंड्स, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स एंड द फोम सेल्स। फोम सेल्स क्या होते हैं? हमारे जो फैगोसाइट्स होते हैं जो कि लिपिड को इनगल्फ कर लेते हैं, उनको हम फोम सेल्स कहते हैं। जिस टाइम पे हमारे प्लाज्मा सेल्स
जो है वो बढ़ जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स किस केस में बढ़ते हैं? इट इज़ इन द केस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के टाइम पे बढ़ जाते हैं। तो प्लाज्मा सेल जिस टाइम पे बढ़ जाते हैं उस टाइम पे दो ग्लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं, ईसिनोफिलिक ग्लोब्यूल्स एंड बेसोफिलिक पार्टिकल। ईसिनोफिलिक ग्लोब्यूल्स बोलते हैं हम लोग रसल बॉडीज़ को। रसल बॉडीज़ हमेशा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के केस में पाए जाते हैं। एज वेल एज अगर हम लोग बात करें, वी हैव द बेसोफिलिक पार्टिकल्स, दैट इज़ द पायरोनीन बॉडीज़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से इट विल स्टिमुलेट्स द एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलिसिस। जो एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलिसिस हमारे रूट फॉर्मेशन के टाइम पे हमारे जो हर्ट्स होते हैं, दैट वाज द हर्ट पिक एपिथेलियम रूट शीट हमारी जो लेफ्ट होती है, ठीक है, जो एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मेलिसिस कहलाते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के टाइम पे वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोलिफरेट करते हैं और वहाँ पे क्या होने लगता है, सिस्टिफिकेशन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि एक चीज़ होती है दैट इज़ द पल्स ग्रैन्युलोमा। पल्स ग्रैन्युलोमा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वो पल्स की साइज़ का होता है। फॉरेन मटेरियल विच इज़ रिजेंबलिंग द वेजिटेबल मैटर, वो भी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे ग्रैनुलेशन टिश्यू के सेल्स होते हैं, दैट इज़ द फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स, इमेच्योर ब्लड कैपिलरीज देखने को मिलती हैं, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स पाए जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स, और हमारे पास फोम सेल्स भी पाए जाते हैं, रसल बॉडीज़, पायरोनीन बॉडीज़, दे आर ऑल्सो फाउंड देयर, और हमारे पास एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑफ मेलिसिस भी हमारे प्रोलिफरेट करके दे रहे हैं, सिस्टिफिकेशन दिखा रहे हैं, और हमारे पास पल्स ग्रैन्युलोमा भी देखने को मिल रहा है। जो बोनी टिश्यू विच इज़ अराउंड द लीजन विल हैव ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, बोन के अंदर तो ऑस्टियोक्लास्ट होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्बिंग सेल्स होते हैं, एंड नाउ दीज ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स विल स्टार्ट द रिजॉर्प्शन ऑफ द डेंटिन एंड द सीमेंटम। डेंटिन और सीमेंटम का रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये होगा, कुछ केसेस में सीमेंटोब्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि वहाँ पे हाइपर सीमेंटोसिस हो गया, ठीक है। अराउंड द पेरीफेरी द लीजन गेट्स सेपरेटेड बाय द प्रोमिनेंटली क्रिएटेड बाय द कोलाजन कंडेंसेशन लीडिंग टू कैप्सूल फॉर्मेशन। हम लोगों ने बोला कि जब बहुत लंबे समय से क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट के एक्टिवेट होने की वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा कोलाजन बंडल्स आ जाते हैं। तो कोलाजन बंडल्स यहाँ पे आगे क्या करते हैं, कैप्सूल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द जाइंट सेल हेयालिन एंजियोपैथी। ये चीज़ हमें याद रखनी है, दैट इसको हम लोग जाइंट सेल हेयालिन एंजियोपैथी भी बोलते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट प्लस द फॉरेन बॉडी टाइप ऑफ जाइंट सेल्स। और नेक्स्ट हमारे पास और क्या होता है, हमारे पास रस्टन बॉडीज़ भी पाई जाती हैं। रसल बॉडीज़ तो थी रस्टन बॉडीज़ क्या होती हैं, रिंग लाइक हेयालिन बॉडीज़ पाई जाती हैं विच इज़ रिजेंबलिंग द हेयालिनाइज्ड कोलाजन। तो अगर हम लोग इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें, हमारा डेंटिन है, सीमेंटम है, नेक्रोज्ड पल्प है, पल्प में तो हो ही चुका है जो होना था, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट पाया जा रहा है, यहाँ पे कंडेंस्ड कोलाजन पाया जा रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स देखने को मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्लिफ्ट्स, कोलेस्ट्रॉल क्लिफ्ट के साथ एसोसिएटेड देयर इज़ मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। अगर हम लोग इसको इटियोपैथोलॉजी की बात करें तो इटियोपैथोजेनेसिस इसकी ये है कि जो है पेरी अपाइकल ग्रैन्युलोमा इज कॉज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द प्रोलॉन्ग्ड, जो पेरी अपाइकल ग्रैन्युलोमा हो रहा है, इट इज़ कॉज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू prolonged irritation from infection of RCT which leads to extension of the chronic apical periodontitis in the PDL में एक्सटेंड हो चुका है, जिसकी वजह से सिंस हमारा पल्प इन्फेक्ट हुआ है तो देयरफॉर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनिन्स और एंडोटॉक्सिन्स, ये सब हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से IgG का जो कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, जो कि हमारा प्रेजेंट होगा है पल्प पेरी अपाइकल लीजन में। इन्फ्लेमेशन हुआ वहाँ पे प्लस इंक्रीज इन द वस्कुलर प्रेशर, जिसकी वजह से एब्सेस भी बन गया। एब्सेस जब बन गया तो रिजॉर्प्शन हो गया बोन उस एरिया में, जिसकी वजह से देट इज़ रिप्लेस्ड बाय द ग्रैनुलेशन टिश्यू। अगर हम इसके रेडियोग्राफिक फीचर्स की बात करें, सो देयर इज़ थिकनिंग ऑफ द PDL एट द रूट अपेक्स, PDL की थिकनिंग हो गई रूट अपेक्स पे, ठीक है। या फिर एज द कॉन्कोमिनेंट बोन रिजॉर्प्शन एंड प्रोलिफरेशन ग्रैनुलेशन टिश्यू अपीयर्स टू बी रेडियोल्यूसेंट एरिया, यहाँ पे हमारा रेडियोल्यूसेंट एरिया दिखेगा, ठीक है। जो PDL थी हमारी एक्यूट में, PDL कैसी थी, वहाँ पे हमको दिख रही थी वाइडली स्पेस थी, लेकिन यहाँ पे रेडियोग्राफिक में हम देखेंगे कि जो PDL है वो कैसी हो गई, थिकेंड हो चुकी है, और जो है कि हमारा जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है वो कैसा देखने को मिलेगा, रेडियोल्यूसेंट, दैट इज़ ब्लैक कलर का पार्ट दिखेगा रूट अपेक्स के नीचे। तो हम कहेंगे कि भैया क्रोनिक पल्पाइटिस, क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस है, दैट इज़ द पेरीअपाइकल ग्रैन्युलोमा। नाउ दिस completes your video of the periapical granuloma. Now in the next part we will continue the rest part of this video.